अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आपके प्रैक्टिकल वर्क तो कंप्लीट हो चुका होगा क्योंकि हम उसकी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का हमने प्रैक्टिकल वर्क चेक किया। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की हुई तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस पूरी प्लेलिस्ट का। इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क की वीडियोस अपलोड करने के बाद हम थीसिस राइटिंग की तरफ मूव कर चुके थे। उसकी प्लेलिस्ट भी हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। थीसिस राइटिंग के बारे में बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टिप्स आपके साथ कुछ शेयर की गई हैं उन वीडियोस में, जिनको थीसिस लिखने से पहले आपके लिए सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इन वीडियो जो पहली वीडियो है ये रिसर्च पेपर राइटिंग से मुतल्लिक है। अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे जर्नल में पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रही है। इसमें जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि आपको प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद हम थीसिस राइटिंग की तरफ मूव कर गए, वहाँ से हम रिसर्च पेपर की तरफ मूव कर चुके हैं। और रिसर्च पेपर पहले मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि रिसर्च पेपर में कौन कौन से पॉइंट्स आपने इंक्लूड करने हैं, उन पॉइंट्स को कैसे लिखना है, उन सब टॉपिक्स को कैसे लिखा जाता है, कौन सी चीज़ें हैं तो जो रिसर्च पेपर में लिखते टाइम आपको लाजमी करनी होती है और जिनसे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना होता है। उसके बाद जब रिसर्च पेपर राइटिंग का ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम एक न्यू प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें जर्नल सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। और उसके बाद डिफरेंट जर्नल्स के नेम जो HEC रिकॉग्नाइज्ड हैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर की जाएगी। और पेपर की सबमिशन प्रोसेस और उसके रिव्यूज़ कमेंट्स किस तरह के आते हैं, वन बाय वन हर तरह के रिव्यूज़ कमेंट्स को, हर जर्नल के रिव्यू कमेंट्स को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और उनको प्रॉपर आंसर करेंगे। उसके बाद जनरल पब्लिक आपके किसी वेल नोन जर्नल में जब तक आपका पेपर पब्लिश नहीं होता, यंग रिसर्चर्स आपके साथ है, आपको हेल्प करता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको रिसर्च बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है या उनके लिए कठिन मरहला होता है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए आसानी पैदा करे और उनको इन इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल भी इसको कुछ लोग कहते हैं, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। रिसर्च पेपर भी आप कह सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल भी कह सकते हैं, या मैन्युस्क्रिप्ट फाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपने जो रिसर्च पेपर लिखना होता है, ये मेरे पास दो रिसर्च पेपर ओपन हैं जिसमें आपको मैं कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी। दोनों जर्नल ऑफ डिस्पर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। दोनों पेपर्स ही जर्नल ऑफ डिस्पर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल के हैं। ठीक है, तो इन दोनों पेपर्स का हम देखते हैं कि इन्होंने पेपर का एक फॉर्मेट कैसे है लिखा और कौन कौन सी हेडिंग सब हेडिंग्स हैं और उनके अंदर डाटा कैसे लिखा है। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ यूज़फुल टिप्स बताऊंगी जो आपको रिसर्च पेपर लिखते टाइम माइंड में रखना लाजमी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिसर्च पेपर का लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपको रिसर्च टाइटल सिलेक्ट करना होता है। आप रिसर्च टाइटल अपने पेपर का टाइटल कैसे सिलेक्ट करें और रिसर्च टाइटल में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करें। तो रिसर्च टाइटल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेपर का टाइटल है कैपेबिलिटी ऑफ पोटैटो पील पाउडर। उसको उन्होंने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है PPP फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ हैज़ार्डस अनायनिक कॉन्गोरेंट डाई। अब यहाँ से आपको टाइटल को समझ के ये बात क्लियर हो गई कि इन्होंने एक तो ये कि इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की है इस रिसर्च प्रोजेक्ट में वो एड्जॉर्प्शन की है। ठीक है, अब वो एड्जॉर्प्शन किसकी करवा रहे हैं और किसके ऊपर करवा रहे हैं, मीन्स टू से एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों उन्होंने टाइटल में मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे देखें तो इनका जो एड्जॉर्बेट है जिसकी वो एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, किसकी करवा रहे हैं, अनायनिक डाई है जी, कॉन्गोरेट डाई। ठीक है, उसके बाद जो एड्जॉर्बेंट है वो क्या है, पोटैटो पील पाउडर। तो यहाँ पे वो पोटैटो पील पाउडर की कैपेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं कि वो किस हद तक डाई को एड्जॉर्ब कर सकता है या कर रहा है। दूसरे पेपर का अगर हम टाइटल चेक करें तो उसमें
टाइटल यहाँ पे गिवन है मेसोपोरस एक्टिवेटेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड बायोकार, यानी कि इन्होंने बायोकार बनाया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिश स्केल एज अ प्रोफिशेंट एड्जॉर्बेंट, यानी कि फिश स्केल को यूज़ करके और टाइटेनियम डाइऑक्साइड को, इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने बायोकार बनाया है जो कि मेसोपोरस है। ठीक है, और इसको एज ए एड्जॉर्बेंट यूज़ किया है। और किस लिए यूज़ किया है? डिरेसिनेशन ऑफ हैवी मेटल। डिरेसिनेशन मीन रिमूवल, एड्जॉर्प्शन करना। देखें यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था एड्जॉर्प्शन का, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है डिरेसिनेशन। इसका मतलब भी एड्जॉर्प्शन ही होता है, मीन्स टू से किसी चीज़ को दूसरी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करवा के उसको एक मीडियम से सेपरेट आउट करना, उसको वहाँ से निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना या एड्जॉर्ब करना। ठीक है, अब यहाँ पे डिरेसिनेशन किसकी हो रही है? हैवी मेटल्स की हो रही है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं। और इन्होंने जो पूरी रिसर्च की है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के ऊपर की है, यानी कि इनका जो सैंपल था वो इंडस्ट्रियल वेस्ट था। ठीक है, मीन्स टू से आप इस तरह का एड्जॉर्प्शन की जगह डिरेसिनेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइटल में ये चीज़ मेंशन करना लाजमी होती है कि आपका एड्जॉर्बेट कौन सा है और एड्जॉर्बेंट कौन सा है। ठीक है, और आपको अपना मेथड भी बताना होता है कि आप किस मेथड के ज़रिए कर रहे हो। आप एड्जॉर्प्शन के ज़रिए कर रहे हो, आयन एक्सचेंज के ज़रिए वाटर को ट्रीट कर रहे हो, या जो आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हो। ठीक हो गया, तो टाइटल को देख के आपके पूरे आर्टिकल की समझ आ जानी चाहिए कि आपका पेपर किस टॉपिक से मुतालिक है। ठीक हो गया, अगर आप वाटर ट्रीटमेंट के अलावा किसी और टॉपिक पे भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बायो मटेरियल्स पे पेपर लिख रहे हैं, बायो मटेरियल्स की एप्लीकेशन चेक करना चाह रहे हैं बोन रीजनरेशन में या टीथ रीजनरेशन में, तो आपको क्या करना होगा कि आपको टाइटल इस तरह का बनाना है कि इन्वेस्टिगेटिंग द एप्लीकेशंस ऑफ बायो मटेरियल्स इन द फील्ड ऑफ बोन रीजनरेशन या टीथ रीजनरेशन। ठीक है, तो इस तरह का टाइटल जो कैची हो, शॉर्ट हो और उसके अंदर सारे पॉइंट्स या सारी समरी आपके रिसर्च पेपर की आ रही हो, आपने ऐसा टाइटल चूज़ करना है। ठीक हो गया, तो ये सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है रिसर्च पेपर का टाइटल, उसके बाद नंबर ऑफ़ आथर्स और फुल लिस्ट ऑफ आथर्स आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जो बंदे पेपर लिख रहे हैं, जो आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं, आप उनके नेम्स लिखते हो। नेम्स लिखने में ये फर्स्ट आथर होता है, उसके बाद ये सेकंड आथर। नंबर ऑफ़ आथर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप 10 तक, नंबर ऑफ़ आथर्स 10 तक भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आथर्स हैं, ठीक है, और इस पेपर में हमारे पास जो है वो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आथर्स हैं। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ़ लिस्ट की हर जनरल की अगर वहाँ पे लिमिटेशंस मेंशन है कि आप 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, यूजुअली जो लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा जनरल है जहाँ पे वो कहते हैं कि आपके नंबर ऑफ़ आथर्स 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए या 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से अपने आथर लिस्ट को मर्ज करो। अदरवाइज़ जनरल्स की तरफ से ये कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक हो गया, आप नंबर ऑफ़ आथर्स लिस्ट उसकी जो सीक्वेंस है या उनका ऑर्डर है कि पहले किसको रखना है, एंड पे किसको रखना है, इट्स अप टू यू, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हो। और यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है कि कोरेस्पोंडिंग आथर कौन है या मेन आथर कौन है, को आथर कौन है, उसकी ऑलरेडी वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो चेक नहीं की तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप उनको चेक कर लीजिएगा कि को आथर क्या होता है, को आथर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोरेस्पोंडिंग आथर कौन है, कौन बन सकता है कोरेस्पोंडिंग आथर, कोरेस्पोंडिंग आथर क्या करता है। तो ये सारी डिटेल उन वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं मेन पेपर के एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। आपने जब आथर, एब्स्ट्रैक्ट से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जब आप आथर लिस्ट मेंशन कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, आपको हर आथर की यहाँ पे एफिलिएशन देनी होती है। एफिलिएशन का मतलब ये है कि आपको बताना होता है कि ये आथर किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या वहाँ के प्रोफेसर हैं। मीन्स टू से आपने लिखना नहीं होता कि स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी, ये स्टूडेंट प्रोफेसर लिखना नहीं होता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का नेम लाजमी मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल शुमाइला अकरम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, साहिवाल पंजाब पाकिस्तान। तारिक जावेद, इनकी भी यही यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए सेम आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे पेपर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
हर एक की नंबरिंग डिफरेंट है, किसी को ए कहा गया है, किसी को बी, किसी को सी। तो जैसे यहाँ पे हाफिज़ अब्दुल मन्नान ए है, तो ए वाले में हम चेक करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। और रज़िया नदीम, इसके ऊपर भी ए लिखा है, मीन्स टू से इन दोनों की एफिलिएशन, इन दोनों की यूनिवर्सिटी सेम है। शमसा बीबी, इनके भी ए है, इट मीन्स कि ये भी इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं। तारिक जावेद साहब, इनके नेम के ऊपर बी लिखा है, तो इट मीन्स कि ये बी वाला जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, साहिवाल पाकिस्तान। नेक्स्ट पे इरम जावेद है, इनकी भी यही एफिलिएशन है। उसके बाद आरिफ नज़ीर हैं, सी नंबर है उनका, तो सी नंबर में एफिलिएशन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। मेहरुन निसा भी सी हैं, उनकी भी यही है। मरियम बतूल बी, बी में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल है। और मोहम्मद इदरीस जिलानी, इनकी भी सी एफिलिएशन यानी कि सी वाली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो इस तरह अगर आपके पेपर में कुछ डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑथर्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप उनकी ए बी सी या 1 2 3 के हिसाब से उनकी नंबरिंग कर सकते हैं और उनको उनकी एफिलिएशन को इस तरह मेंशन कर सकते हैं। जब आपने पेपर सबमिट करवाना होता है तो क्या होता है कि या आप जब उसका रफ स्केच भी अगर बनाते हो, तो आपको यहाँ पे एफिलिएशंस लिखने के फ़ौरन बाद यहाँ पे नीचे उनकी ईमेल आईडीज़ लिखनी होती हैं, ठीक है। वो ईमेल आईडी आप जब पेपर पब्लिश हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही, लेकिन जब आपने जर्नल में पेपर अभी सबमिट करवाना है राइटअप करने के बाद, तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि जब आप उनकी ये लिस्ट मेंशन कर देते हो उसके बाद यहाँ पे एफिलिएशंस शो होती हैं और एफिलिएशंस के यहाँ नीचे ईमेल्स आती हैं सबकी। इसी तरह से ए की ईमेल क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, हर एक की आपने ईमेल आईडीज़ लाजमी मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। तो मींस टू से टाइटल लिखने के बाद आप लिखते हो आथर लिस्ट, उसके बाद आती हैं एफिलिएशंस हर आथर की, और नेक्स्ट पे आपकी आती हैं ईमेल आईडीज़ हर आथर की, वो चाहे कोरेस्पॉन्डिंग है, चाहे मेन आथर है, चाहे को आथर है, हर आथर की ईमेल आईडीज़ आएंगी। और जिसकी जो आईडी है उसको उस हिसाब से ए कहना है, बी कहना है, वो आप फिर अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेंगे। और जब आप ईमेल आईडीज़ लिख देंगे उसके नीचे आपने कोरेस्पॉन्डिंग आथर की डिटेल भी लिखनी होती है। कोरेस्पॉन्डिंग आथर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेंशन है कि कांटेक्ट करना है अगर आपने तो मोहम्मद इदरीस जिलानी से कीजिए जिसकी ईमेल आईडी ये है, एफिलिएशन ये है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा तो नहीं है कोरेस्पॉन्डिंग आथर, लेकिन आपने लिखना होता है कोरेस्पॉन्डिंग आथर के नाम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट तारिक जावेद हैं, तो उनकी एफिलिएशन, उनकी ईमेल आईडी मेंशन है। तो मीन्स टू से आपने आथर लिस्ट लिखने के बाद उनकी एफिलिएशंस लिखनी है। एफिलिएशंस लिखने के बाद आप उनकी ईमेल आईडीज़ लिखेंगे सबकी, और ईमेल आईडी के नीचे आपने कोरेस्पॉन्डिंग आथर का नेम, उनकी ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। मीन्स टू से जब आप फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वर्ड फाइल में मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये एक पेपर है, इसका मैंने सबसे पहले टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद आथर लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ए को मैंने ए कह दिया, एक को ए स्टार कह दिया। तो ए और ए स्टार दोनों की एफिलिएशन सेम थी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, देन कोमा, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, कोमा, साहिवाल कोमा। उसके बाद जो पोस्टल कोड होता है आपकी सिटी का, आप उसको मेंशन करते हो, फिर कोमा, फिर पंजाब, कोमा पाकिस्तान। तो ये पूरी एफिलिएशन आपने इस तरह लिखनी होती है हर आथर की, ठीक है। नेक्स्ट पे आप ईमेल आईडीज़ लिखते हो। ईमेल आईडीज़ में फॉर एग्जांपल पहली हैं ए, तो इनकी ईमेल आईडी आ गई। दूसरे नंबर पे ए स्टार है, तो आप इनकी ईमेल आईडी लिखते हैं। अब यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, ये जो स्टेरिक का साइन है इसका मतलब ये होता है कि ये आथर कोरेस्पॉन्डिंग आथर हैं। कोरेस्पॉन्डिंग आथर वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उसको चेक कर लें, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि कोरेस्पॉन्डिंग आथर को शो करने के लिए कौन कौन से साइन यूज़ होते हैं। काइंडली आप उसको चेक कर लें, मैं यहाँ पे वो रिपीट नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या है कि उसके नीचे आप कोरेस्पॉन्डिंग आथर का यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना होता है। उनकी ईमेल आईडी के बाद आप यहाँ उसके आगे भी ब्रैकेट के अंदर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है इसको टाइटल पेज कहा जाता है, यानी कि ये पेपर का टाइटल पेज क्या है, सबसे पहले टाइटल,
उसके बाद आथर लिस्ट, देन एफिलिएशन और फिर ईमेल आईडी हर आथर की, और उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग आथर का कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप वो कर लीजिएगा। तो ये वाला जो पेज है, ये पहला पेज है टाइटल पेज का। उसके बाद आपका पेपर थोड़ा जो है एक फॉर्मल वे में स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही है, मतलब हर पेज के साइड्स पे यहाँ पे नंबरिंग है। अब ये नंबरिंग क्या है, इसको कैसे ऐड करते हैं, इसको कहा जाता है कंटिन्यूस लाइन नंबर। कंटिन्यूस लाइन नंबर जब आप पेपर लिख रहे होते हो तो आपको ऐड करना ज़रूरी होते हैं, और जब आप पेपर सबमिट करवाते हो उससे पहले आपको आपके पेपर में कंटिन्यूस लाइन नंबर होना ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं ऐड करते तो आपसे जनरल का एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वेस्ट करता है कि आप इस पेपर में कंटिन्यूस लाइन नंबर्स लाजमी ऐड करें। अब ये कंटिन्यूस लाइन नंबर्स क्या हैं, इनको कैसे ऐड किया जाता है, इसकी भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा, हाउ टू ऐड कंटिन्यूस लाइन नंबर्स इन पेपर। तो ये आपको एक टाइटल पेज का पता चल गया कि रिसर्च पेपर का टाइटल पेज कैसे बनाया जाता है। इसको करने के बाद आपने फॉर्मल वे में पेपर का एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, उसके बाद कीवर्ड्स, हाइलाइट्स और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, देन आगे आपने स्टार्ट करना है। हम उनकी तरफ चलते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे करनी है। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया कि आपने सारी चीज़ें आथर लिस्ट, उनके एफिलिएशंस, ये वो सारी चीज़ें कैसे ऐड करनी है। बाकी ये जो चीज़ें होती हैं इनकी डीओआई, इनका नेम, ये ऊपर से ये जो कलरफुल्स, आपने कुछ कलरफुल नहीं करना, आपने जस्ट ब्लैक राइटिंग करनी है। ये कलर्ड चीज़ें और ये जनरल का नेम और ये वाला जो पेज है, ये सारा पेज जनरल की तरफ से सेट होता है जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है या पब्लिशर के पास जाता है। जब आप टाइटल लिख लेते हो, आथर लिस्ट, उनकी टाइटल पेज पूरा बना लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट उसकी अलग से इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कैसे लिखनी है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हमारे पास जो पूरा आपका रिसर्च पेपर है उसकी एक ब्रीफ समरी होती है। आपने एब्स्ट्रैक्ट को सारे पेपर को थोरोली आपने समराइज़ करना होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में आपने इस रिसर्च पेपर में क्या चीज़ डिस्कस की, क्या चीज़ें आपने स्टडी की, क्या आपके रिज़ल्ट आए, आपने उसको थोड़ा बहुत पिछली फाइंडिंग्स के साथ मैच करना होता है। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत नोवेल्टी का भी एब्स्ट्रैक्ट में बताना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एड्जॉर्प्शन के ऊपर पेपर है, रिसर्च पेपर, तो आप उस केस में एब्स्ट्रैक्ट किस तरह का लिख सकते हो। तो ये मेरे पास एक पेपर है जिसमें पोटैटो पील्स यूज़ किए गए हैं कॉन्गो रेड डाई रिमूवल के। हम इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं कि ये कैसे लिखा है, और आपने एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है वो भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी होती है कि आप इस तरह भी बता सकते हो कि दिस रिसर्च पेपर फोकसेस ऑन, या दिस पेपर डिस्कस्ड, या आप इस तरह कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हो तो आप वाटर की इम्पोर्टेंस से भी स्टार्ट ले सकते हो एब्स्ट्रैक्ट का। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्गो रेड डाई इज़ अ टॉक्सिक एनाइनिक डाई, क्योंकि ये डाई को रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये कॉन्गो रेड से स्टार्ट ले रहे हैं कि वो उसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। उसका इंट्रोडक्शन ही ऐसे स्टार्ट करती है कि वो बहुत ही टॉक्सिक है, अनाइनिक है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के वाटर में, वेस्ट वाटर में पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है। तो मीन्स टू से उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे की है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा शो कर रहे हैं। अगर उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स शो करना शुरू कर देंगे तो आपसे रिव्यूअर्स ये क्वेश्चन करेंगे कि अगर इसके इतने ज़्यादा यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं डाइस के, तो आप इसको रिमूव क्यों कर रहे हो, ये क्यों टॉक्सिक है। तो आपने उनकी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। आपने उसके साइड इफ़ेक्ट शो करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अनाइनिक डाई है, ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में और इसको रिमूव करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए आपने बाद में उस पर आ जाना है। फॉर एग्जांपल ये पोटैटो पील जो है जिसका साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरसम है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है, आपने अगर उसका कोई साइंटिफिक नेम है तो आपने उसको साइंटिफिक नेम मेंशन करना है पेपर में, और थ्रू आउट द पेपर आपने उसका साइंटिफिक नेम ही लिखना है। साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम का पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, जैसे कि एस। उसके बाद जो सेकंड नेम है उसका जो सारा है सेकंड नेम वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पोटैटो पील्स हैं वो इनएक्सपेंसिव हैं, इजीली अवेलेबल हैं,
इस वजह से उसको कॉन्ग्रेट डाई रिमूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले डाई के डिसएडवांटेजेस बताए कि क्यों रिमूव करना है, फिर उन अपने एड्जॉर्बेंट पे आ गए कि इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने में कोई मुश्किल नहीं है, हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एड्जॉर्बेंट जो यूज़ किया है उसकी करेक्टराइजेशन भी करवानी है या नहीं करवानी। अब करेक्टराइजेशन किस मेथड के, किस टेक्निक के ज़रिए करवा रहे हैं, यहाँ पे FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड्स टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स यूज़ करके उसकी करेक्टराइजेशन करवाई है। आपने XRD भी की है, टाइम एनालिसिस भी करवाया है, या इसके अलावा EDX एनालिसिस करवाया है, या आप TGA एनालिसिस करवा रहे हो, तो आपने जो टेक्निक्स यूज़ की हैं एड्जॉर्बेंट की करेक्टराइजेशन के लिए, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट में लाजमी मेंशन करते हो। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट में तो ऐसे भी होता है कि जो टेक्निक्स यूज़ की हैं उनकी रिज़ल्ट क्या आए हैं वो भी आगे मेंशन होते हैं कि FTIR से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है और SAM टेक्निक से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने टेक्निक्स को लाजमी मेंशन करना है कि ये करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हम इस रिसर्च पेपर में अप्लाई कर रहे हैं और हमने इसके एड्जॉर्बेंट की इन टेक्निक्स के ज़रिए करेक्टराइजेशन करवाई है। जब आप टेक्निक्स मेंशन कर देते हो उसके बाद आपको वो कंडीशंस अप्लाई करना होती हैं या लिखना होती हैं जो आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए फाइंड आउट करना चाह रहे हो। यानी कि आपने जो पैरामीटर स्टडी किए हैं, जो जो एक्सपेरिमेंट रन करवाए हैं, आप उनकी डिटेल लिखते हो, उनको बाय नेम लिखते हो कि हमने इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन pH को डिस्कस किया, हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को भी स्टडी किया, हमने इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम को भी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ मेंशन करनी होती है कि हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने स्टडी की हैं, और ऑप्टिमम pH जो हमारी आई है वो ऑप्टिमम कंडीशंस कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल 0.6 ग्राम एड्जॉर्बेंट डोज यूज़ की है, तो फिर उनकी ऑप्टिमम रिमूवल आई है डाई की, और कॉन्टैक्ट टाइम उन्होंने 90 मिनट्स का दिया है, सॉल्यूशन pH जो है वो 3 है। तो इस तरह आपने ऑप्टिमम कंडीशंस लाजमी मेंशन करनी है एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने जो आइसोथर्म मॉडल्स और जो काइनेटिक मॉडल्स या जो थर्मोडायनेमिक्स भी डिस्कस की है या नहीं की, आपने उनको भी मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइसोथर्म उन्होंने मॉडल्स अप्लाई किए, और आइसोथर्म मॉडल्स के बाद उनका रिज़ल्ट क्या आया कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो फ्रेंडली को DR आइसोथर्म मॉडल इन दो पे अप्लाई हो रहा है। अब ये फ्रेंडली को DR आइसोथर्म मॉडल या आइसोथर्म मॉडल्स क्या हैं, या इफ़ेक्ट ऑफ pH, इफ़ेक्ट ऑफ डाई कंसंट्रेशन, ये कैसे स्टडी करने हैं, ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वाली जो प्ले लिस्ट है एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली, हम उसमें ऑलरेडी हर पैरामीटर की का एक्सपेरिमेंटल वर्क डिस्कस कर चुके हैं। और आइसोथर्म्स के बारे में हम थीसिस की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उनको, जब तक उनको नहीं देखोगे आपको इस पूरे की समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बता रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि आइसोथर्म इन्वेस्टिगेशंस जब आप कर लेते हो, आप अपना बताते हो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा इन आइसोथर्म मॉडल्स पे अप्लाई किया था, हमने हमारे ये रिज़ल्ट आए थे। उसके बाद आपने काइनेटिक मॉडल्स अगर अप्लाई किए हैं तो आप काइनेटिक मॉडल्स का भी बताओगे कि हमने ये काइनेटिक मॉडल्स अप्लाई किए हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर, लोविच काइनेटिक, जो भी इंट्रा पार्टिकल मॉडल्स अप्लाई किए हैं, तो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा किस पे फिट आ रहा है। हो सके तो आप R² वैल्यू भी मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल फ्रेंडली यहाँ पे आपने लिखा है कि फ्रेंडली को फॉलो कर रहा है आपका प्रोसेस, तो आप फ्रेंडली के आगे ब्रैकेट में R² वैल्यू भी मेंशन कर दें कि इसकी R² वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और इसके अलावा इसका जो एरर एनालिसिस की वैल्यू है वो बहुत ही कम आ रही है। तो यहाँ पे आपने इस तरह QE एक्सपेरिमेंटल और QE कैलकुलेटेड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सेल शीट वाली वीडियोस में, जो कि एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज की प्लेलिस्ट में है। अगर आपने वो चेक नहीं की तो मैं अगेन कह रही हूँ कि आप उसको चेक कर लें, अदरवाइज़ आपको QE और R² इनकी कुछ या नॉन लीनियर मॉडल या एरर एनालिसिस इनकी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे मॉडल्स आइसोथर्म मॉडल्स, काइनेटिक मॉडल्स को आपने एब्स्ट्रैक्ट में भी मेंशन करना होता है कि हमारे ये रिज़ल्ट आए हैं।
उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस करना है कि थर्मोडायनेमिक्स भी आपने स्टडी की और थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता चला आपको कि डेल्टा जी डेल्टा एच नेगेटिव हैं, वो क्या बताती हैं। सिर्फ रिज़ल्ट ही डिस्कस नहीं करने, बल्कि रिज़ल्ट को देख के क्या इंटरप्रिटेशन हो रही है, उस रिज़ल्ट का क्या मतलब है, ये भी बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सूडो सेकेंड ऑर्डर को प्रोसेस फॉलो कर रहा था, तो इसका क्या मतलब था कि प्रोसेस केमिकल भी है और फिज़िकल भी है। कैसे पता चला कि आइसोथर्मोकाइनेटिक्स दोनों से ये बात हमें जाहिर हुई कि प्रोसेस जो है उसमें कुछ काइंड्स की फिज़िकल इंट्रैक्शंस भी हैं और सम काइंड्स ऑफ केमिकल इंट्रैक्शंस भी इन्वॉल्व हैं जो कि एड्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रही हैं। अब डेल्टा जी और डेल्टा एच ये दोनों नेगेटिव हैं। इसका क्या मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। देखिए ये सारी बातें, थर्मोडायनामिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, आइसोथर्म्स क्या है, डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस क्यू ई आर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज की प्लेलिस्ट में। उसमें हमने हर मॉडल को पहले ब्रीफली डिस्कस किया है, उसके बाद हम उनकी एक्सेल शीट की तरफ गए हैं। तो काइंडली आप उन वीडियोस को लाजमी चेक कर लें, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे ये आगे जो मेथडोलॉजी और रिजल्ट्स वाला पार्ट है वो आपसे क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब आप सारे आइसोथर्म मॉडल्स, काइनेटिक मॉडल्स, थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर लें, एट द एंड आपने बताना है, अगर आपने कोई डीसऑर्प्शन स्टडी की है या आपने इफ़ेक्ट ऑफ एनाइंस, इफ़ेक्ट ऑफ केटाइंस देखा है, या आप टैप वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने उसके रिजल्ट भी मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीज ऑप्शन करवाई है उन्होंने और उनके 78% डीज ऑप्शन के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। और यानी कि रीजनरेशन उन्होंने करवाई, 78% डाई और एड्जॉर्बेंट रीजनरेट हो गए, डीजॉर्ब हो गए, और आपने उसके रिजल्ट भी मेंशन करने हैं। उसके बाद अगर आप टैप वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि उन्होंने टैप वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उनकी 72% यानी कि परसेंटेज रिमूवल आई डाई की। अब 72% इट्स अ गुड परसेंटेज। टैप वाटर के साथ क्या होता है कि टैप वाटर के साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो टैप वाटर में डिफरेंट एनाइंस होते हैं, डिफरेंट केटाइंस होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ डस्ट होती है, कुछ सैंड होती है, इसके अलावा बहुत सी और जम्स होते हैं जो कि टैप वाटर में होते हैं मौजूद, या डिज़ोल्व्ड साल्ट्स भी होते हैं। तो उनको जब एड्जॉर्प्शन होती है तो फिर वो भी साथ एड्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज कुछ हद तक कम आती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं आती कि वो उसको हम निगलेक्ट कर सकें। 72% फिर भी रिमूवल आ रही है टैप वाटर के साथ। इट मीन्स कि ये समवट कुछ बेनिफिशियल भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 90% भी नहीं है। A+, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि A ग्रेड तो है ना, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स तो हो गए ना, 60% पे पासिंग होता है, A ग्रेड बनता है। तो 90% से ज़्यादा नहीं है, A+ नहीं है तो खैर है, लेकिन A तो है। 72% इज़ नॉट अ बैड परसेंटेज। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आल्दो टैप वाटर में जो चीज़ें हैं, अनाइंस केटाइंस हैं, साल्ट्स एंड डिज़ोल्व्ड साल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स फॉर एग्जांपल जो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कुछ इंटरफेरेंस काज करते हैं, जिसकी वजह से एड्जॉर्बेंट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं और एड्जॉर्प्शन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो यानी कि डाई की जगह पे डाई और इन एनाइंस और कैटाइंस का कंपटीशन होता है। चूँकि डाई एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा है, इसको मूव होने में या इसको डाई एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होने में या कोलियन में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल अनाइंस और कैटाइंस, जो कि ज़्यादा इजीली मूव करके एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशंस आपने या इस तरह के रिजल्ट्स एब्स्ट्रैक्ट में लाजमी मेंशन करने होते हैं। उसके बाद आपने कोई इस तरह की अगर बात लिखना चाह रहे हैं कि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है या जो एड्जॉर्बेंट है वो बहुत ही एफिशिएंट है या हाईली एफिशिएंट, हाईली इफ़ेक्टिव है डाई रिमूवल के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर अवेलेबल एड्जॉर्बेंट, या आपके पेपर की कोई नोवेल्टी है कि अगर आपका जो रिसर्च टॉपिक है उस पर कोई पहले पेपर रिपोर्ट नहीं हुआ और आपका जो टॉपिक है रिसर्च का वो न्यू टॉपिक है, और आप इस पे फॉर एग्जांपल एड्जॉर्प्शन पे बहुत से पेपर्स हैं ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा एड्जॉर्बेंट है जिसको पहले किसी ने यूज़ नहीं किया,
डाई रिमूव करने के लिए, तो ये आपके पेपर की नॉवेल्टी है कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसको पहले यूज़ ही नहीं किया गया। डिफरेंट अदर एड्जॉर्बेंट, पीनट हस्क, पोटैटो पील्स, या इस तरह के वेट ब्रान या सिट्रस देओडरा सारडस्ट, इस तरह की नीम लीव्स, बायोमटेरियल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन कोई आपका ऐसा स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट है कि आपने कोई न्यू कंपोजिट बनाया है, न्यू बायोकार बनाया है जिस पे पहले कोई पेपर रिपोर्ट नहीं है, तो आपकी पेपर की ये खासियत है, ये नोवेल्टी है कि इस पे पहले कोई पेपर रिपोर्ट नहीं हुआ, तो आप एट द एंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का एक फॉर्मेट होता है। आपने स्टार्टिंग लेनी होती है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस से, या बात करने का स्टाइल जो शुरू करना होता है आपने उसको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपने अपने पेपर की तरफ आ जाना है कि इस पेपर में आपने कौन से मॉडल्स डिस्कस किए हैं, कौन से पैरामीटर डिस्कस किए हैं। आपने उसके बाद उनके रिजल्ट्स को एक एक दो दो लाइनों में ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद आपने उनके रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, आपने उनको मेंशन करना है। और एट द एंड आपने नोवेल्टी या इस तरह की कोई लाइन ऐड कर देनी है जो कि क्लोजिंग में उसकी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का बेसिक फॉर्मेट है, और इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट की वर्डिंग है या एब्स्ट्रैक्ट के जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो 250 to 300 वर्ड्स तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ना बहुत ही शॉर्ट हो कि वो बस 150 लाइनें, 150 वर्ड्स ही बहुत मुश्किल से हों, तो इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना, इतना लॉन्ग भी नहीं लिखना। 250 कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट में होता है कि आपने 200 to 250 वर्ड्स करने हैं। कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि 250 to 300 वर्ड्स। तो आप कोशिश करें कि राउंड अबाउट 230, 240, 250 इतने वर्ड्स कर लें, और इसमें सारे इन वर्ड्स में आपने पूरे पेपर को समराइज करना होता है। इट्स अप टू यू कि आप पूरे पेपर को, पूरे लाइंस को, पूरे रिजल्ट्स को कैसे मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में समराइज करते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट राइट अप करने की, कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है और लिखते टाइम कौन सी बातों को माइंड में रखना चाहिए। जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हो तो क्या होता है कि आप ट्राई करें कि आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है आप इस पे पहले डिफरेंट पेपर्स निकाल लें। ठीक है, डिफरेंट पेपर्स आप डाउनलोड जब कर लेंगे उसके बाद आपने हर पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है इस तरह कि उनकी स्टार्टिंग लाइंस कौन सी हैं, उनकी एंडिंग लाइंस कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल ये एक न्यू पेपर जो है, जो मैंने दूसरा आपको सामने रखा था, तो इनकी स्टार्टिंग लाइन देखते हैं कि एज हेवी मेटल्स आर वेरी नोक्सियस फॉर हेल्थ, आल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस क्लासेस ऑफ वाटर कंटेमिनेंट। यानी कि यहाँ पे भी ये उनकी साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं, लेकिन लिखने का स्टाइल देखें। यहाँ पे हमने टॉक्सिक का वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, टॉक्सिक है तो यहाँ पर इन्होंने उसका ही सिनोनिम यूज़ किया नोक्सियस का। तो आप इस तरह का सिनोनिम, इस तरह का कोई वर्ड जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा पढ़ने में लगे कि जी बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी है, आपने इस तरह के वर्ड हर पेपर से निकालते जाना है। एंडिंग लाइंस, स्टार्टिंग लाइंस और दरमियान में कैसे लिखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखे उन्होंने लिखा है थर्मोडायनामिक स्टडी रिवील्ड दैट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीज्ड। लेकिन उन्होंने डेल्टा जी डेल्टा एच का नहीं लिखा, सिंपल ये बता दिया कि रिजल्ट ये बताते हैं। अगर आप ये भी लिखेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने डेल्टा जी डेल्टा एच को लाजमी लिखना है। जो मैंने अभी बता दिया पिछले पेपर में वही सारा लिखना है। आप डिफरेंट पेपर से इसका डिफरेंट स्टाइल्स निकालें, डिफरेंट लाइंस आपको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर होगा। जितने ज़्यादा पेपर पढ़ेंगे आपका लिखने का जो आप कह लेंगे एक्सपीरियंस है, आपका जो ग्रिप है पेपर के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ेगी जितने ज़्यादा आप पेपर पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या करना है, कुछ भी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट में। लार्ज नंबर ऑफ़ पेपर्स आपने डाउनलोड करने हैं, उसके बाद आपने उन पेपर्स के ऊपर उनका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको पढ़ना है। एंडिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन से दरमियान में जो इस तरह के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको देखना है कि इनके स्पेसिफिक वर्ड्स कैसे हैं या कैसे इन्होंने इस चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है। ठीक है, आपने उनको एक जगह पे नोट डाउन करते जाना है। जब आप सारी चीज़ें सारे पेपर से चीज़ें डाउनलोड करके उनको नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद आपने एक दफ़ा सुकून से बैठ के उन सब चीज़ों को समराइज करके सब चीज़ों को इकट्ठा करके आपने वो चीज़ें लिख देनी है।
ठीक है, यानी कि एक वर्ड किसी पेपर से ले लिया, एक वर्ड किसी और पेपर से ले लिया, एक लाइन किसी पेपर से ले ली, लेकिन उसको फिर भी रीअरेंज करके लिखना है ताकि उसमें प्लेजरिज्म ना आए। यानी कि आपके पास वो एक रफ स्केच बन जाएगा, जो कि आपने रफ स्केच को फिर अपने हिसाब से, अपनी सोच से उसको एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में उसको समराइज करना है। होप्स हो कि यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ गई। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कैसे लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। और मेरे अगर आप इन टिप्स को माइंड में रख के एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या हैं, हाइलाइट्स क्या हैं, कैसे ऐड की जाती हैं, और उसके बाद हम ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करेंगे, उनको बनाने का तरीका देखेंगे, फिर हम उसके बाद इंट्रोडक्शन, और उसके बाद पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, पूरी प्लेलिस्ट A to Z तक आपने देखते जाना है। और होप्स हो कि आपका ये पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आपका रिसर्च पेपर किसी बहुत ही अच्छे जर्नल में लाजमी पब्लिश होगा, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो। आपको ये आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें भी, ताकि अगले लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिनको ये नहीं इन्फॉर्मेशन पता, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं पेपर लिखने के मामले में और लिखना भी चाहते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पहुँच जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।